हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एक मॉडल पेपर सीखेंगे जो कि मैथ्स का मॉडल पेपर है। इसके पहले एक मॉडल पेपर आपको दिया जा चुका है, ये सेकंड मॉडल पेपर आपको दिया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको कई इन्हीं से संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेटा को मॉडिफाई करके चेंज करके ही आपको दे दिया जाता है, कॉन्सेप्ट्स लगभग वैसे ही काम करते हैं। तो आप सब ध्यान से देखिए, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाता चलूंगा ताकि आपको अच्छे से अच्छी समझ बने। और यदि किसी भी प्रकार के प्रश्न में आपको कुछ दिक्कत होती है जिसके बारे में आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, तो मैं उन चैप्टर्स को यहाँ पर करा दूंगा अलग से और उनका अभ्यास भी करवा दूंगा। ठीक है, बस आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों में, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कार्य आप जरूर करें। ठीक है, अब चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। इसमें जो 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। अब ये बहुविकल्पीय प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई त्रिज्या तथा ऊंचाई में संबंध होता है। ठीक है, एक शंकु आप जानते हैं कैसे बनता है, इस टाइप से आपको मैंने पढ़ाया है। तो शंकु कुछ इस टाइप से बनता है जैसे कि आपकी बर्थडे की कैप होती है या फिर आप कह सकते हैं आइसक्रीम की जो कोन होती है, ये आपका शंकु है। इस शंकु में यहां से लेकर के और इस तरफ की जो हाफ है इसको आप त्रिज्या आर लिख सकते हैं। इधर चाहे आधा बोले या फिर इधर, दोनों ये त्रिज्या है। ये जो बीच की लाइन है इसी को ऊंचाई एच कहते हैं। और ये जो टेढ़ी लाइन इस तरीके से आ रही है इसको तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, तिरछी ऊंचाई कह सकते हैं शंकु की, या इसका एक नाम और है तिर्यक ऊंचाई। इंग्लिश में इसको स्लैंट हाइट कहते हैं। ठीक है, ये ऊंचाई हाइट है और ये तिरछी ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट है। इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एच से प्रदर्शित करते हैं और त्रिज्या को आर से। एल, एच और आर में मैंने आपको बताया एक संबंध होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कहीं अगर ये लिखा मिले तो आप इसको बोलेंगे। ठीक है, एल स्क्वायर बराबर यानी जो तिरछी ऊंचाई, वास्तव में देखिए तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज की संरचना होती है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं कि ये जो सबसे बड़ी भुजा तिरछी वाली भुजा है इसी को कर्ण कहते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको आप ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति में, और आपने पढ़ा भी होगा। तो उसी से ये फॉर्मूला बना है। ठीक है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर ऐसा संबंध दिया हो तो आप टिक कर सकते हैं, ऐसा कोई संबंध यहां नहीं दिया है। यहां देखिए माइनस है, ये हो ही नहीं सकता। यहां पर देखिए यहां एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, जबकि ये क्या होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसलिए ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत, तो आपका यही सही हो गया। इस प्रकार से आपने समझ लिया। लेकिन अब देखिए अगर आप एल निकालेंगे तो क्या होगा, वर्ग है, वर्ग दूसरी तरफ वर्गमूल हो जाता है, मैंने बताया। तो इसलिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर ये वर्गमूल हो जाएगा। इधर की जो घात 2 है ये वर्गमूल बन जाएगी। ये आप चाहे इसको ये बोले या फिर आप ये बोले। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस रूप में आपको दे रखा था, इसलिए ये सही हो गया। आपका बी पार्ट इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए और उसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, साइन 2 पाई बाई 4 इसका मान देखिए। जहां पर भी ऐसे साइन कॉस ये सब लिखा होता है, इसमें पाई जो होता है यहां पर आपको 180 डिग्री कोण में रखना होता है। पाई का मान अगर कोण में रखना हो तो 180। जब आप इसको पाई को उधर क्षेत्रमिति में यानी मेंसुरेशन में करते हैं, जिसमें आप बेलन शंकु में पाई का मान रखते हैं, तो 22/7 रखा जाता है। यहां पर आप 180 डिग्री रखेंगे क्योंकि यहाँ कोण के रिस्पेक्ट में बात करनी है। तो कोण में पाई का मान 180 होता है। देखिए मैंने पाई की जगह 180 रख दिया, 2 गुणे बीच में कोई निशान नहीं था तो गुणा हो जाएगा, बटे में 4। देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और ये 180 को 2 से काटेंगे तो 90। इसका मतलब ये आ गया साइन 90। और आपको मैंने साइन 90 का मान निकालना बताया था। जो साइन के सभी मान होते हैं मैं लिख दे रहा हूं, साइन 0, 30, 45, 60 और 90 पर सभी मान आप देख लीजिए। साइन 0 का 0 ही होता है, अगर कभी साइन 0 का मान लिखना हो तो 0 ही रहेगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। तो आप देखिए क्या मान होगा साइन 90 का, 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर सी पार्ट में आप इसका आंसर देख सकते हैं। ये पूरी टेबल मैंने आपको करना सिखाया था। ठीक है, अभी अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा, मैं त्रिकोणमिति आपको फिर से सही से पढ़ा दूंगा एक बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, फिलहाल इस साइन 90 का मान 1 हो गया। अब चलिए यहां से हम बात करते हैं आगे। और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कितने कोण पर काटते हैं। ठीक,
देखिए पहले तो समचतुर्भुज होता क्या है, ये जो वर्ग होता है आप देखते हैं ये वर्ग को अगर जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, अगर हम थोड़ा सा ये किनारों पर इसको पकड़ के ऐसे इस तरफ खींच दें तो थोड़ा टेढ़ी संरचना बनेगी कुछ इस टाइप से। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ भी चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इसी को समचतुर्भुज कहते हैं। यहाँ भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं ऐसे अगर मिलाएं तो इसके विकर्ण की खासियत ये होती है कि ये जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। कितने पर काटते हैं? 90 डिग्री पर। बस आपसे यही पूछा था कि इसके विकर्ण कितने कोण पर काटते हैं, तो आपको ये आंसर करना है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। और समचतुर्भुज जिसको इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं, रोम्बस क्या होता है? ये बिल्कुल चारों भुजाएं बराबर होती है, जैसे वर्ग होता है वैसे ही आकृति होती है, लेकिन वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होते हैं, विकर्ण भी समान होते हैं। ठीक है, विकर्ण भी समान होते हैं। यहां पर आप क्या करते हैं, थोड़ा सा इसकी तिरछी आकृति बन जाती है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक, और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये बात, ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, कुछ गुण इसके पता होने चाहिए। तो ये हो गया, आपने देख लिया। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है नेक्स्ट, किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योग 285 है तो चौथे कोण का मान। तो कोई भी चतुर्भुज कैसा भी क्यों ना हो, इसके चारों कोणों का, जो मान लीजिए चतुर्भुज है ABCD, तो इसके चारों कोणों का योगफल हमेशा, 4 कोण अगर A प्लस B प्लस C प्लस D लेंगे तो 360 होता है। ठीक है, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। 3 कोणों का योग आपको दे रखा है 285, तो चौथे कोण का ये मान लीजिए D वाला है, आपको बताना था। तो आप देखिए 3 कोणों की जगह योगफल दिया था 285 रख दिया, 285 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 360 से 285 आप उधर घटा लेंगे, बस आंसर हो जाएगा। ये 5 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, 75 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का मान जो हो गया आंसर वो 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक, वैसे भी देखिए 285 था ही, इसमें 15 बढ़ाएंगे 300 हो जाएगा, 60 और बढ़ाएंगे तो 75 ही आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, इस प्रकार से करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि विकल्पीय प्रश्न है, बहुविकल्पी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्नों में लास्ट है ये। इसमें बोला गया है एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या होगी। आपको मैंने बताया कि जब भी कोई एक पासा फेंका जाता है तो उसमें कितने अंक आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। आपने लूडो काफी खेला होगा, लूडो के पासे में देखिए गिनती कितनी लिखी होती है? 1 से 6 तक ही लिखी होती है। तो यानी कि जब भी कभी एक पासा फेंका जाएगा तो यही 6 अंक आने की संभावना रहेगी, और यही 6 अंक ही प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। जो कुल घटनाएं होती है ना, कुल घटनाएं जो हो सकती हैं, कुल घटनाएं, इसी को एक नाम दिया जाता है प्रतिदर्श समष्टि। मैंने आपको पढ़ाया है इसमें प्रायिकता में, प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है? जितनी कुल घटनाएं हो सकती है उसी को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। ठीक, तो इसी कुल घटना को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। एक पासा फेंकने पर 6 ही कुल घटनाएं हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई अंक आ सकता है, इसलिए इसकी एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि 6 होगा। और 6 की 6 प्रतिदर्श समष्टि आपके सामने लिखी है, 1 2 3 4 5 और 6। जबकि इसमें पूछा है कि प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयव, अभाज्य संख्या कितनी है? अब आप बताइए, मैंने बताया था आपको अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है, ये हो गई, फिर 3 भी अभाज्य है, और फिर 5 अभाज्य। अभाज्य क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो या तो सिर्फ 1 से कटती हैं या अपने आप से कटती हैं। ठीक है, तो 2 या तो 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा, 3 भी 3 एक कम 3 या 1 तिहाई 3, 5 भी 1 या फिर 5 से ही कटेगा। लेकिन जैसे 4 है तो 4 1 से भी कटेगा, 4 खुद स्वयं से भी 4 एक कम 4 कटेगा, और 4 2 से भी कट जाएगा। तो 4 क्या है? भाज्य है, अभाज्य नहीं है। 6 क्या है? भाज्य है, क्योंकि 6 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। इसलिए अभाज्य संख्याएं यही हुई 2 3 और 5। और ये कितनी संख्याएं हैं आपके सामने? ये 3 संख्याएं हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। ठीक है, यहां पर इस प्रकार से आपने इन 5 प्रश्नों का आंसर देख लिया और समझ लिया होगा कि कैसे आपको आंसर करना है, और इनसे संबंधित कॉन्सेप्ट्स को भी आपने समझ लिया होगा। ठीक है, वीडियो को आप शेयर करते रहिए लगातार मित्रों में। अब चलिए हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों के बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आपके सामने अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 को हल कीजिए। इसको आपको हल करना है। आप ये जानते हैं ये एक द्विघात समीकरण है जो कि इस रूप का होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस रूप का जो भी समीकरण होता है इसको कहते हैं द्विघात समीकरण। इसका नाम क्या होता है? आपने पढ़ा है द्विघात। द्विघात इसलिए क्योंकि इसमें x की सबसे बड़ी घात 2 होती है। द्विघात समीकरण, ठीक है।
अब इस रूप का जब होता है तो हम इसको सरल कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ जो a होता है इस किनारे और ये जो c होता है इसका गुणा अलग हम मन में कर लेते हैं। मतलब किनारे पे जो नंबर x स्क्वायर के साथ जो नंबर है और बाहर जो ये c मतलब जो नंबर लिखा है, इनको आपस में गुणा करके मन में आप रखिए, साइड में रखिए। तो देखिए जैसे यहाँ पर 2 था और यहाँ 1 था, तो 2 गुणे 1 पहले कर लेंगे तो आएगा 2 1 कम 2। इसको आपको अपने माइंड में रखना है। अब इस बीच वाली संख्या जो x होता है इसके साथ जो संख्या है, देखिए x के साथ क्या है b, यहाँ पर x के साथ क्या है कुछ नहीं, तो आप इसको 1 मानेंगे। ठीक, अपनी तरफ से क्या मान लेंगे 1, क्योंकि 1 तो सबके साथ गुणे में हो सकता है। अब इसको आपको क्या करना है, ऐसे दो संख्याओं में तोड़ देना है इस बीच वाली संख्या को, यानी जो x के साथ नंबर होगा इसको ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ना है, जिसको जोड़े या घटाएं तो एक ही रहे लेकिन गुणा करें तो 2 आए। तो आप इसको सिर्फ एक ही तरीका है 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 लिखने पर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा भी, 1 है 1 ही रहेगा, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 रहेगा। इसका मतलब आपको संख्याएं पता चल गया कि यहां पर हमको लिख देना चाहिए 2 माइनस 1। इस जगह पर जो भी संख्या हो इसको 2 ऐसे रूपों में तोड़ना है जिसको जोड़े या घटाएं तो जो लिखा है यानी 1 लिखा है तो 1 ही रहे, और उन्हीं संख्याओं को आपस में गुणा करें तो 2 1 कम 2, यानी देखिए जो ऊपर आया था ये आना चाहिए। आपको ये बात ध्यान रखनी। फिर बाकी जैसा लिखा है, जैसे बाहर x था, देखिए मैंने केवल इस 1 को ऐसे तोड़ा है, ब्रेक किया है, बाकी सब कुछ वैसे ही आपको उतार देना है। ठीक, अभी भी देखिए 2 माइनस 1 एक ही लिखा है, बस ये 2 रूप में एक संख्या 2 भाग में स्प्लिट हो गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना, अगली स्टेप आपकी ये होती, ध्यान दीजिएगा, इस x को सब में गुणा कराएंगे। तो पहले तो ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 का x से होगा तो 2x हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक x का जब 1 से गुणा होगा तो x से कम x ही रहेगा, 1x लिखने की जरूरत नहीं, केवल x लिख दीजिए, माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब आप अगली स्टेप आपकी ये होती है कि इसमें आप पहले वाले 2 में और बाद वाले 2 में कॉमन लेना पड़ता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना होता है, दोनों में जो कॉमन हो। तो देखिए 2 यहां भी 2 यहां भी, तो 2 कॉमन हो जाएगा। यहां x 2 बार है, x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x गुणे x मतलब 2 बार हुआ, और इसमें x 1 ही बार है, तो इन दोनों में एक x कॉमन हो जाएगा। अब यहां से 2 तो निकल ही गया, x में एक x भी निकल गया, तो सिर्फ एक x बचा, और ये माइनस है, माइनस लगाइए, यहां से 2 निकल गया, x भी निकल गया। देखिए जो चीज कॉमन होती है वो इसमें से भी निकलेगी और इसमें से भी निकलेगी, कॉमन का मतलब ये है कि दोनों से हटाएं। तो अब देखिए यहां से 2x अगर आप हटाते हैं तो यहां से x बचेगा, और माइनस यहां से 2x पूरा हट गया तो इसके साथ कुछ नहीं बचा, तो ऐसी स्थिति में 1 आता है। ठीक है, क्योंकि 1 तो आप किसी के साथ भी मान सकते हैं। यहां देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहां x है, यहां x नहीं, यहां 1 है, यहां 1 नहीं, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप 1 को कॉमन लेंगे, क्योंकि 1 तो सबके साथ होता है। भाई देखिए x था और माइनस 1 था, यहां पर 1 तो आप लिख ही सकते हैं ना, x एक कम x। अब देखिए ये 1 यहां और यहां दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा, और इसको 1 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। तो अब आपका देखिए जब भी आप 1 कॉमन करेंगे तो जो है वही का वही बच जाएगा। भाई सीधी सी बात है, कोई चीज एक बार है मतलब वही की वही ब्रैकेट में बच जाएगी। अब आप देखिए क्या करेंगे, जो ब्रैकेट वाली चीज है इसको एक बार लिख लीजिए, और जो ब्रैकेट के बाहर आया है यानी 2x और ये प्लस का 1 इसको एक बार नोट कर लीजिए, बराबर 0। अब ये 0 लिखा होने का मतलब कीजिए दोनों ही ब्रैकेट 0 है, x माइनस 1 यानी पहला ब्रैकेट भी 0 है, और दूसरा ब्रैकेट इधर जो ये आपका 2x प्लस 1 है, दूसरा ब्रैकेट भी 0 आप ले सकते हैं। इधर से x माइनस 1, ये माइनस 1 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, 0 के साथ प्लस 1 होगा तो प्लस 1 ही रहेगा ना, 0 के साथ आप प्लस में 1 लिखेंगे तो 1 ही तो आएगा। ये लिख दिया, एक आंसर हो गया। इधर से एक एक स्टेप में पहले आप 1 को उधर ले जाइए, 1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और फिर x निकालेंगे तो ये 2 गुणे में है ना, उधर जाएगा बटे में होगा, -1/2। ये देखिए यहाँ से x का एक मान ये आया और एक मान ये आया, यही आपको निकालना था x के मान, और आपके सामने x के मान आ चुके हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि कैसे ऐसे प्रश्नों को करना है। ये पूछा गया प्रश्न है शायद प्रीवियस ईयर में, तो मैंने इसको ले लिया। कुछ प्रश्न इनमें से पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप ध्यान रखेंगे आपका मॉडल पेपर, क्योंकि आप में क्वेश्चन पेपर रिपीट भी हो जाता है, तो मैं कोशिश रखता हूं कि कुछ प्रश्न ऐसे शामिल किए जाएं जो रिपीट होने के चांसेस हों, तो मैं उनको भी शामिल कर लेता हूं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया 6 नंबर। अब आप 7 नंबर पे आइए। समीकरण, 2 समीकरण दिए हैं, एक दिया है 5x बराबर y, और एक समीकरण दिया है 2x प्लस y बराबर 7। इसमें y का मान बताना है। देखिए ये प्रश्न बड़ा सरल है, और बाकी जो युगपत समीकरण है यानी लीनियर पेयर वाले आपके जो इक्वेशंस है,
इनको मैं आपको अलग से डिटेल में पढ़ा दूंगा। जो 2-3 विधियां, प्रतिस्थापन, विलोपन, ये सब विधियां हैं, आप में बहुत लोगों को तो ये आता है बहुत अच्छे से, लेकिन जिनको नहीं आता मैं अभी सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा, आप कमेंट में बताते रहें। फिलहाल इस प्रश्न को आप अच्छे से सीख लेंगे। देखिए यहां से आप दिख रहा है कि 5x बराबर y है, या कह सकते हैं y बराबर 5x है, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों में कुछ भी आपको। अब देखिए जहां y हो, जहां पर y हो वहां आप क्या लिख सकते हैं 5x। तो यहां से इस समीकरण मान लेते हैं समीकरण 1 है और ये वाला जो है वो समीकरण 2 है। हम क्या करें कि समीकरण 1 से समीकरण 1 से y का मान, ये जो y बराबर 5x है, y का मान समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 2 में देखिए y लिखा हुआ है ना, समीकरण 2 में रखने पर तो क्या होगा, देखिए समीकरण 2 आपके सामने 2x प्लस वाई बराबर 7 है। इस y की जगह आप ये लिख सकते हैं y का मान। यहां से देखिए समीकरण 1 में y का मान कितना है, y का मान 5x है, y जहां वहां 5x लिख सकते हैं। तो ये 2x था प्लस y की जगह मैं ये 5x लिख देता हूं, ये वाला, ठीक है, बराबर 7। अब देखिए 5x और 2x मिलके कितने x हो गए, 7x, और इधर है 7। अब ये बीच में गुणा है, 7 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर ये 7 इधर गुणे में है, इधर बटे में हो जाएगा। जो चीज इधर गुणे में होती इधर बटे में हो जाती। 7 एकम 7 कट के 1 आ गया, x का मान 1 आ गया। लेकिन आपको x का मान नहीं पूछा था, आपसे y का मान पूछा था। तो आप देखिए, आप यहां से जब x का मान 1 आ गया तो आपको ये तो मालूम है ना, देखिए समीकरण 1 को देखिए, y बराबर 5x, यहां पर x का मान हम रख दे 5x मतलब 5 गुणे x का मान 1 आया है, तो 5 एकम 5, तो ये y बराबर आपका 5 आ गया। y का मान 5 आ गया, x का मान 1 आ गया। आपसे y का पूछा था, आप 5 बता दीजिए। अगर x भी पूछा होता तो 1 हो जाता, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे आशा है आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे आप ऐसे प्रश्नों को करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज ABCD की AB भुजा को E तक बढ़ाया जाता है। एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD जिसके AB भुजा को E तक बढ़ाया जाता है। यदि कोण D 120 है तो कोण CBE का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हमें पहले बनाना पड़ेगा, जैसा इसने कहा है। चक्रीय चतुर्भुज आपको मालूम है, जब भी दिया जाएगा तो हमें एक सर्कल यानी वृत्त बनाना है। इस चक्रीय चतुर्भुज में ABCD आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो आप ABCD बना लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, आप आराम से बना सकते हैं। चलिए ये बना लिया हमने, मान लीजिए ABCD। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है ABCD चक्री। देखिए चक्रीय चतुर्भुज वही होता है जिस चतुर्भुज की चारों वर्टेक्स यानी चारों शीर्ष बिंदु कहाँ हो, किसी वृत्त की परिधि पर हो। जो वृत्त की बाउंड्री पे चारों बिंदु जिसके चतुर्भुज के होते हैं वही चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो आपको चक्रीय चतुर्भुज जब भी बनाना होगा पहले वृत्त बनाना होगा, वृत्त पर 4 बिंदु लेने होंगे, उनको जोड़ना होगा, तब चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। अब ये हो गया, इसमें AB भुजा को E तक बढ़ाया गया। AB भुजा कहाँ है, देखिए ये, इसको आप E तक आगे बढ़ा दीजिए, कहीं तक आगे बढ़ाना है तो इसको आप बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा दिया हमने। अब ये क्या बोल रहा है कि कोण D 120 है, कोण D यहाँ देखिए 120 है, यहाँ लिख दीजिए 120, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला कोण 120 है। तो CBE का मान क्या दीजिए, कहाँ बनेगा CBE, देखिए C से चलिए, CBE देखिए ये वाला बन रहा है ना, C से चलेंगे B और फिर E, इधर का ये कोण आपको ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है एक विशेषता, एक प्रॉपर्टी, एक गुण आपको मालूम है कि चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोण जो होते हैं B और D, देखिए विपरीत कोण कौन से हैं, A और C, इनका योगफल 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180, और दूसरा विपरीत है B और D, कोण B और प्लस D, इनको भी जोड़ेंगे तो 180। ये रूल होता है, आपने सीखा है। तो अगर देखिए ये 120 है तो ये वाला तो अपने आप ही इधर 60 हो जाएगा, क्योंकि इसका योगफल जो होगा वो क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। देखिए 180 हो गया। अब अगर ये 60 है तो आप देखिए एक रेखा पर पूरा जो ये कोण बनता है ये कितना बनता है, हमेशा 180। इसमें से ये वाला देखिए 60 बन गया है इधर, तो ये 180 पूरा होगा अगर, तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा, 120 ही तो हो जाएगा, क्योंकि 120 और 60 मिलके टोटल 180 बनेगा। तो आप देखिए यहां से ये इतना, यहां से यहां तक 60 है, तो इस तरफ और आपको 120 बनाना पड़ेगा। आंसर हो गया। ये तो उत्तर हो गया, लेकिन इसको लिखने का तरीका ये रखिएगा आप, पहले आप ये B प्लस D ऐसे लिखिएगा, तो कोण B प्लस D, ये वाली लाइन पहले लिखिए,
की विपरीत कोण का योगफल 180 है। फिर बी आपको पता नहीं है, डी वाला लेकिन 120 पता है, तो यहाँ 120 रख दीजिए। करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, 120 प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा, तो 180 में माइनस 120 करेंगे, आएगा 60। अब आपका ये 60 आ चुका है। अब आप ऐसे बोलिए, इस कोण का अगर नाम आप लेंगे तो ऐसे लिख सकते ए बी सी, ए बी सी, देखिए ना कोण ए बी सी वाला 60 आया है, और प्लस सी बी ई, ये दो कोण का योग भी 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म के कोण है, एक रेखा पर बने दो कोण, एक रेखा पर बने दो कोण का योगफल हमेशा 180 होता है। ठीक, ऐसे जैसे कि ये देखिए 60 इधर बन रहा है और इधर पूरा 120 बन रहा है। तो अब आप देखिए यहां से ये वाला आपका 60 आ गया है और ये वाला CBE आपको ज्ञात करना था। ये मैंने करने का तरीका आपको बताया, 60 प्लस में उधर माइनस हो जाएगा, 180 में 60 माइनस, तो ये फाइनली 120 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है, इसको सॉल्व करिए। इसको मैं हटा रहा हूं। अब देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए और फटाफट इसका आंसर लिखने की कोशिश करिए। एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है, ठीक है, यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा। देखिए सबसे पहले तो फिगर देखते चलते हैं। टोपी शंक्वाकार है, ये देखिए शंकु तो ऐसे बनता ही है, टोपी आपने देखा है ऐसे, जैसे बर्थडे में जन्मदिन में आप कैप यूज करते हैं बच्चों के लिए। तो ये एक मदारी की मान लीजिए टोपी है जिसपे कपड़ा 840 वर्ग मीटर। मैंने आपको एक बार बताया था कि कभी भी कोई भी शंकु या बेलन में अगर कपड़ा यूज किया जाएगा तो वो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। वक्र पृष्ठ मतलब जैसे अब मान लीजिए इस पे आपको कपड़ा लगाना है तो आप यहीं पर इस पे कोई कागज या कपड़ा लगाएंगे ना, यही इसका, जैसे ये सिलेंडर है, मार्कर कैसा आप देख रहे हैं, सिलेंडर यानी कि बेलनाकार है, इस पे जो भी कपड़ा लगाएंगे आप इसी वाले भाग पे लगाएंगे, इसको वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो जब भी वो बोलेगा टोपी पे जब आप कपड़ा लगाएंगे, देखिए कोई जैसे ये टोपी है तो इस पे कपड़ा कहाँ लगेगा ना, इसी पे, तो ऐसे इसी वाले भाग पे लगेगा यहाँ पर घूम के। और तो नीचे भाई जो गोला है उस पर थोड़ी ना, वो तो ओपन होता है, खुला होता है। आप आइसक्रीम के कोन जब खाते हो ऊपर से तो वो खुला होता है, कपड़ा उसके वक्र वाले भाग पे लगेगा। इसीलिए जब भी किसी भी फिगर में कपड़ा लग रहा हो या कोई उस पर कितना कोई चीज लेयरिंग कोई चढ़ाई जा रही हो, प्लास्टिक कपड़ा किरमिच इस टाइप का कुछ भी यूज किया जा रहा हो, तो उसको आप समझिएगा कि उसके वक्र पृष्ठ की बात हो रही है। क्या है? वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ क्या है? ये जो घूमा हुआ, ये जो बाहर बाहर का हिस्सा होता है, जैसे इसका ये जो ऊपर का पार्ट होगा, जैसे आप आइसक्रीम की कोन इस तरीके से पकड़े तो उसका जो ये बाहर का पार्ट आप देख रहे हैं छोटे से ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ता जाता है, ये वाला हिस्सा ही वक्र पृष्ठ होता है। ठीक, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका बराबर कपड़ा कितना लगा है, बराबर कपड़े की मात्रा, ये आप ध्यान रखेंगे, कपड़े की मात्रा ही होगी। ये आप बात अपने दिमाग में रखिए। अब वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का इसका फॉर्मूला होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है कितना, पाई आर एल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु के लिए जो होता है वो होता है, इसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, पाई आर एल, पाई गुणे आर गुणे एल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बताया गया था कि आपको कपड़ा कितना लगा है, यानी ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही दे रखा है। इतना कपड़ा लगा 840, इसका मतलब ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही तो दे रखा है, मैंने आपको बताया। तो इधर आप 840 रख दीजिए और इधर बराबर पाई आर एल। अब आपको क्या, ये एल तिरछी ऊंचाई आगे ज्ञात करनी है, तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, जबकि बोला गया है कि उसके गोल सिरे का परिमाप 56 है। अब बताओ इस कैप में गोल सिरा, जब भी आप कोई गोल सिरे की बात करेंगे इस कैप में, मैं इस तरीके से आपको दिखाता हूं, ये वाला जो भाग है गोल सिरा, ये क्या होता है, वृत्त होता है। यहाँ ऊपर क्या बनता है, वृत्त ही तो बनता है, सर्कल। आप देखते हैं जब आइसक्रीम की कोन आप खा रहे होते हैं आइसक्रीम, तो उसमें ऊपर एक सर्कल दिखता है। यानी कि इसने कहा गोल सिरे का परिमाप। गोल सिरे का परिमाप का मतलब कि वृत्त का परिमाप, यही तो बात है ना। गोल सिरे का परिमाप बोलने का मतलब है वृत्त का परिमाप, और वृत्त का परिमाप फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। इस तरफ देख लीजिए, यहां पर वृत्त का परिमाप आपको मालूम है। वृत्त का परिमाप का मतलब ये जो गोला होता है इसकी जो बाउंड्री है यही परिमाप है, जिसको परिधि कहते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर। और ये जो गोल सिरे का परिमाप है ये दे रखा है 56, तो इधर आप रख देंगे 56 बराबर 2 पाई आर।
इसमें हमें एल ज्ञात करना था। देखिए हमने जो वक्रपृष्ठ निकाला इसमें हमें एल ज्ञात करना था। हमें क्या नहीं, हमारे पास क्या नहीं है अभी, पाई और आर नहीं। अगर पाई और आर मिल जाए तो हम एल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहां से पाई और आर निकाला जा सकता है। 2 गुणे में है, 2 को इधर ले आइए, 56 के नीचे 56/2, तो ये कट के 28 दूना 56 होता है ना। तो यहां से पाई और आर का मान आ गया। पाई आर कितना आया, पाई आर 28 आप देख रहे हैं। ये पाई आर ही ला करके यहां पर इस जगह पर पुट कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा देखिए 840 इधर है, पाई आर की जगह पर 28 आ चुका है और गुणे में एल। अब तो कोई दिक्कत नहीं, 28 गुणे में इधर बटे में आ जाएगा, 84 840 बटे ये 28 हो गया बराबर एल। देखिए 28 से क्या ये कटेगा, 3 बार में देखिए 3 8 24 3 6 बिल्कुल पूरा 3 बार में 84 और ये 30। देखिए एल बराबर 30 आ गया, 30 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई निकल के आ गया आपके सामने। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ध्यान से इसको समझिए और करिए, प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस करते हैं। आप वीडियो को शेयर करते रहिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे देखेंगे हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम उतना ही बेहतर कार्य आपके लिए करेंगे। शेयर जरूर करिए आप लोग। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10, 13 cos a बराबर 5। देखिए आपको दिया है 13 cos a बराबर 5, तो tan स्क्वायर a का मान बताना है आपको। tan स्क्वायर a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो 13 cos a, पहले तो इसको इस तरीके से 13 को उधर ले जाएंगे, cos a बराबर 5/13 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणे में उधर बटे में हो जाएगा। और cos होता क्या है, cos होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है cos। आपको मैंने बताया था ये समकोण त्रिभुज में जो cos होता है, एक आपके सामने देखिए यहाँ आधार है, इस समकोण त्रिभुज में आधार, अब देखिए यहाँ a लिखा है, इसके हिसाब से आधार और लंब का चुनाव होता है। जैसे यहाँ पर cos a लिखा गया है, तो पहले तो आप इस त्रिभुज में ABCD लिखेंगे। मान लीजिए आपने a लिखा, b लिखा, c लिखा, इस तरीके से ले लिया। तो अब आपका जो कोण यहाँ पर cos a दिया है, यही निर्धारित करेगा जो भी कोण यहाँ लिखा है उसके ठीक अपोजिट। जैसे ये वाला कोण दिया गया है, तो इसके ठीक विपरीत वाली ये जो भुजा है ये लंब हो जाती है। ध्यान रखिएगा, इसको आधार नहीं कहेंगे, और ये वाला फिर आधार हो जाएगा, और जो सबसे बड़ी भुजा इस त्रिभुज की है, समकोण त्रिभुज की, इसी को फिर कर्ण कहेंगे। ये आपको पता चल गया। अब आपको एक चीज मालूम है कि cos a बराबर 5/13, और cos होता क्या, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार देखिए यहाँ पर ये है, इसको 5 लिखेंगे, कर्ण 13 है, यहाँ पर 13 लिखेंगे। अब आपको लंब नहीं पता, तो एक पाइथागोरस का प्रमेय है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। ये आप सबने पढ़ा है पाइथागोरस के प्रमेय से। तो अब हम कर्ण की जगह देखिए 13 है, यहाँ 13 रख देंगे स्क्वायर, लंब की जगह पर आपका कुछ नहीं पता है, आप इसको निकाल लेंगे। इसको आप BC देखिए यहाँ पर लिखा था, तो मैं BC ऐसे करके लिख देता हूँ, थोड़ा आसानी हो जाएगी। BC का स्क्वायर और प्लस आधार का 5 आपको मालूम है, 5 रखिए, 13 की घात 2, 13 को गुणे 13 करेंगे 169, BC स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग करेंगे 25, 25 प्लस में इधर 169 में आकर के माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो ये 144 बचेगा BC स्क्वायर। ये घात 2 आपको BC निकालना है, यहाँ पर BC की घात 2 है, तो घात 2 दूसरी तरफ हमेशा वर्गमूल हो जाता है, आपको मालूम है। जब ये घात 2 इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, और 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो BC बराबर आपका 12 निकल आया। ये सब अगर आपको प्रॉब्लम करता है तो मुझे बताइएगा, मैं त्रिकोणमिति आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। कई लोगों को इसमें समस्या होती है, तो जिनको समस्या है, जिन्होंने बिल्कुल ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, वो मुझसे बताएंगे कमेंट में, मैं उनको बता दूंगा, पढ़ा दूंगा। ठीक है, यहां से BC 12 निकल आया, ये वाला 12 निकल आया। ठीक है, आपको बताना क्या था, आपको यहां से प्राप्त करना है tan स्क्वायर a। ठीक है, तो अब क्योंकि तीनों, जब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें मिल जाती तो हम कुछ भी बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसमें हमारा tan निकालना है। tan a आपका होता है लंब बटे आधार, ध्यान रखेंगे, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब, अब देखिए tan a आपका लंब बटे आधार है। अब आपके पास लंब देखिए यहाँ 12 है और आधार 5 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 12 रखेंगे और आधार को 5 रखेंगे, और ये है tan a। जबकि आपको बताना था tan स्क्वायर a, यानी इसका वर्ग कर देना। tan स्क्वायर a लिखा होने का मतलब जो आया है उसका घात 2 कर दो,
यानी इधर भी घात 2 कर दीजिए, इधर भी घात 2 कर दीजिए बस। तो ये तो हो जाएगा। जब घात 2 लगती है तो इसकी बाहर यहाँ नहीं लगाते बल्कि tan पर लगाते हैं, इसका तरीका ये होता है। और जगहों पर आपने देखा है जैसे x यहाँ पर 2x लिखा है, इस पर घात 2 करनी होती तो 2 का 4 हो जाता है और x का x स्क्वायर यहाँ लगाते हैं। यहाँ पर tan sin cos इनमें सब में इन्हीं tan sin पर ही स्क्वायर लग जाता है। 12 का वर्ग 144 और 5 का 25। इस तरीके से ये आपका 144/25 उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर ये हो गया। आप बताइएगा, जिनको आता है वो अच्छे से समझ गए होंगे, जिनको नहीं मालूम है उनको प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो मुझे बताएंगे, मैं आगे इस चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए ये मॉडल पेपर क्योंकि आप आगे तक आपके एग्जाम तक काम आएगा तो इसलिए मैंने आपको ऐसे सारे क्वेश्चन संभावित ले लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, एक आपको सारणी दी गई है, बारंबारता बंटन का बहुलक बताना है। तो इस सारणी में जब भी बहुलक बताना हो तो ये बड़ा ही आसान काम होता है। इसमें केवल आपको इतना देखना है कि कौन सी बारंबारता सबसे ज्यादा है। बहुलक वैसे क्या होता है, जब कभी संख्याएं लिखी होती, जैसे आप देखिए इस तरीके से अगर संख्याएं लिखी जाए और आपसे कहा जाए कि आप बताइए जरा इसका बहुलक क्या है, तो आप देखिए कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है। तो आप देखेंगे 3 सबसे ज्यादा बार यहां पर आया है। ठीक है, तो इसलिए 3 ही इसका बहुलक हो जाएगा। अगर ऐसे आपसे प्रश्न पूछे तो बहुलक आप बताएंगे यहां पर 3। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर ये पद है, जैसे 21 कितनी बार आया, 2 बार, 22 कितनी बार आया, 3 बार। बारंबारता का मतलब कौन सी चीज कितनी बार आई है। ठीक है, और 23 का मतलब 23 आया 5 बार, 24 आया 1 बार, 25 आया 2 बार। तो कौन सी चीज सबसे ज्यादा बार आई, तो आप देख रहे हैं 23 सबसे ज्यादा बार आया, 23 5 बार आया। तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है 23 5 बार आया, इसका मतलब बहुलक 23 हो जाएगा, वही संख्या बहुलक हो जाएगी। इसी प्रश्न का बस सीधे देखते ही उत्तर आप करेंगे बहुलक बराबर 23, क्योंकि 23 की आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हुई है, 23 5 बार आया है, इसलिए 23 ही इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है आप इन दोनों प्रकार में बहुलक आपको दिया जाएगा तो आप कर पाएंगे। अब आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का सेगमेंट समाप्त होता है। अब चलिए हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपसे सबसे पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, एक घनमूल के अंदर लिखा है 216 और गुणे में फिर वर्गमूल है जिसमें 676 है और फिर माइनस है 7 गुणे फिर एक घनमूल है उसमें 125 है। देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि आप घन और घनमूल 1 से 15 तक याद रखिए तो बहुत आसानी होगी, और वर्गमूल 1 से 30 तक याद रखिए। ठीक है, तो जिनको याद है वो बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ये जो 216 का घनमूल होता है 6 आता है, क्योंकि आप इसको 6 गुणे 6 गुणे 6 लिखेंगे और पेयर हो जाएगा। 6 गुणे 6 36 होगा, 36 को 6 से गुणा करेंगे तो 216 होगा, और क्योंकि 3 3 के जोड़े बनाए जाते हैं तो तीनों 6 का जोड़ा बन जाएगा, इसका उत्तर 6 निकल आएगा। यहाँ पर देखिए 676 का वर्गमूल 26 आएगा। ठीक है, क्योंकि 26 गुणे 26 करने पर 676 होता है, इसीलिए मैंने आपसे 1 से 30 तक याद करने के लिए कहा है, क्योंकि उसके अंदर में आपका बहुत फायदा हो जाएगा यहाँ से लेके टेट सीटेट सुपर टेट तक। ठीक है, और माइनस यहाँ पर देखिए 7 गुणे, ये 125 का घनमूल है, ये 5 गुणे 5 गुणे 5 आएगा, 5 गुणे 5 25 होगा, 25 को फिर 5 से करेंगे 125 होगा, तो ये 5 निकल आएगा। देखिए आप सीधे से पहले तो समझ लीजिए, जैसे 216 था तो अगर हमको इसका घनमूल निकालना है तो वरना लंबी प्रक्रिया ये होती है कि 216 का आप ऐसे लासा लेते चले जाएंगे और फिर अंत में आप देखेंगे कि जो संख्याएं आएंगी उनके 3 3 के जोड़े बनाएंगे। जैसे देखिए 2 एकम 2, 0 2 8 16, 0 इसलिए क्योंकि पूरा पूरा कट जाएगा, 108 दूना 216 होगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर देखिए 3 से कटेगा 3 9 27, 3 से 3 त्याय 9, फिर 3 एकम 3। ऐसे आपने देखा। जब इतना करने के बाद अब ये देखिए 3 3 के जोड़े आपको बनाने, 3 3 की ग्रुपिंग करनी है। तो देखिए एक ग्रुपिंग तो ये हो गई 2 की और एक ग्रुपिंग ये वाली हो गई 3 की, तो आया 6 ही। ऐसे ही सबका निकाला जाता है। और वर्गमूल में ऐसे 2 की ग्रुपिंग करते हैं, केवल 2 संख्याएं लेते जाते हैं। ठीक है, तो आप ये सब आप जानते हैं, मैंने आपको ये सब पढ़ा रखा है डिटेल में। ठीक है, आप इसको समझिए, अगर याद रहता है तो बहुत आसानी से हो जाता है। अब आप देखिए कोई दिक्कत नहीं, 26 छक्का 6 4 36, 6 दूनी 12 3 15, 6 4 36 6 3, 6 दूनी 12 3 15, माइनस 7 25 35। अब आप केवल घटा दीजिए, 6 में से 5 गया 1 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा। ठीक है, 121 आपका उत्तर हो गया इस प्रश्न का। ठीक है, 121 और 35 मिलकर के 156 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका पहला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं।
यहां से आगे आपसे बोला गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 194491 में से घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी संख्या क्या है, जब भी ऐसी संख्या आती है तो आपको क्या करना होता है, आपको इसका वर्गमूल भाग विधि से निकालना होता है। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए इसके जोड़े बनाने पड़ते हैं दो दो के, ठीक है। और फिर आपको पता है कि इसमें पहले एक एक जोड़े से स्टार्ट करते हैं। पहला जोड़ा 19 है, तो 19 को ऐसी दो संख्या लेंगे जिनको ऐसी एक संख्या लेंगे जिसको स्वयं से ही गुणा करने पर या तो 19 आ जाए या फिर 19 से छोटा रहे। जैसे अगर हम 3 लेंगे तो 3 को 3 से ही गुणा करेंगे तो 3 3 9 आएगा। 4 लेंगे तो 4 को 4 से करेंगे, 4 चौके 16 आएगा। 5 लेंगे तो 5 को 5 से करेंगे 25 आएगा। तो देखिए इसमें 19 तो आया नहीं, लेकिन ये 16 छोटा है और 25 बड़ा है। ये शर्त है कि आप जो संख्या लेंगे उसको उसी से गुणा करेंगे। तो आप 4 बार आप देख रहे हैं 4 को 4 से करेंगे तो 4 चौके 16 आएगा। ये जो 4 आ रहा है इसको आप यहां पर भी नोट कर लेंगे। यहां पर आपका एक तरह से उत्तर नोट होता है जब आप क्या करते हैं, जब आप क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। भाग विधि से वर्गमूल निकालना ऐसे ही होता है। और इधर की संख्याएं जो है इनको जोड़ लिया जाता है, तो 4 4 8 हो जाएगा। हर स्टेप में इधर की संख्याएं जोड़ी जाएंगी। तो अब देखिए 19 में 16 3 बचेगा घटाने पर, ये घटा लिया जाएगा। आगे से पूरा का पूरा पेयर उतरेगा, पूरा का पूरा ये जोड़ा ही उतारा जाएगा। तो मान लीजिए 44 उतरेगा। यहाँ पर एक अंक नहीं बल्कि पूरा जोड़ा उतारा जाता है। अब आप देखिए यहाँ जो 8 लिखा है इसके बाद आपको एक संख्या यहाँ लिखनी है और वही संख्या फिर नीचे लिखनी होगी इसी प्रकार से। तो अब आप सोचिए इतना आप यहाँ पर क्या लिखें कि वो 344 या 344 से छोटा रहे। तो आप खुद सोच के देखिए भाई 8 ही है, अगर 1 लिखेंगे तो 1 नीचे लिखना पड़ेगा, तो 81 कम 81 आएगा। कम से कम 1 लिखेंगे तो 81 आएगा। 2 यहाँ लिखेंगे तो 2 नीचे करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 8 16 164 आ जाएगा। 3 यहाँ लिखेंगे तो 3 ही बार ले जाएंगे, 3 3 9 3 8 24 आ जाएगा। अगर आप 4 लिखते हैं तो 4 चौके 16 4 8 32 1 33, तो ये आ जाएगा। मुझे लगता है 5 बार में 400 के ऊपर हो जाएगा, तो इसलिए अब यहाँ 4 ही लिखा जाना उचित है। 4 यहाँ लिखेंगे 4 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो इसको फिर जोड़ेंगे आगे, ये कंटिन्यू प्रोसेस चलेगी। लेकिन अब ये आया कितना 4 बार में 336। अब इसको घटाइए, 14 में से 6 गया 8, 8 ही बचेगा। फिर ये पूरा का पूरा पेयर यहाँ कॉपी होगा 91, पूरा जोड़ा ही नीचे उतरेगा। इसको फिर जोड़ लेंगे, समान वैसे ही प्रक्रिया, 84 4 88 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर जो अंक लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे। तो मुझे आशा है आपको समझ आ रहा होगा कि भाग विधि कैसे की जाती है। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। अब देखिए ये 8 8 है, कम से कम यहाँ 1 तो लिखेंगे ही। 1 लिखेंगे तो 881 हो जाएगा और यहाँ पर 91 है। अब तो आपको मालूम है कि अगर 2 लिखेंगे तो ये 1600 समथिंग हो जाएगा और 1600 समथिंग बड़ा हो जाएगा, तो ये एक ही बार जाएगा। एक बार यहाँ और एक बार ये, एक बार में 881 एकम 881 ही रहेगा और ये 91 से 81 आपका 10 बचेगा। अब आप यहां पर देखिए आगे संख्या है नहीं। अब आप अपने प्रश्न की तरफ आगे आइए। अब आप इसको आगे बढ़ा नहीं सकते। प्रश्न में कहा गया था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें से, इस संख्या में से घटाएं तो भागफल पूर्ण वर्ग हो। अगर ये 10 ना बचा होता, ठीक है, अगर ये 10 ना बचा होता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया होता। और पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। देखिए पहली बार ये 4 लिया गया था, दूसरी बार में भी 4 लिया गया था, नोट कर लीजिए, और तीसरी बार में 1 लिया गया था, इसको भी नोट कर लीजिए। ये संख्याएं आप जब जब जो भी आती जाएं ध्यान रखेंगे। यहाँ 4 पहले बार में 4 आया था, देखिए, ठीक, इसको नोट किया। दोबारा में फिर 4 4 बार, तो यहाँ एक बार 4 फिर नोट किया, फिर 1 1 बार गया है तो इसको भी नोट किया। यहाँ पर ऊपर नोट कर लेंगे, ठीक है। हालांकि हमारा उसका कार्य भी उतना नहीं था, ठीक है। आप अब जो ये बच रहा है यही चीज अगर घटा दें, इसमें से हटा दें, तो ये बचता नहीं, और ये बचता नहीं तो पूर्ण वर्ग हो जाता। तो आपको केवल यही उत्तर करना है कि 10 घटा दिया जाए अगर, मतलब 1944 संख्या क्या थी, ये देखिए ये संख्या थी आपकी। इस संख्या से यदि किसको घटा दिया जाए, इसी 10 को घटाने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यही आपको उत्तर करना है, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप ऐसे ही इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आपका इसका आंसर 10 हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसको देखिए, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है।
अभी मैंने आपको एक प्रश्न में बहुविकल्पी में इसको सिखाया था करना, यहाँ पर आप अच्छे से इसका अभ्यास कर लीजिए एक बार और। प्लस में साइन पाई बाई 6, ठीक है, ये है। ठीक, यहाँ पर अब आपको मान रखना है। सबसे पहला तो तरीका ये मैंने आपको बताया कि ये जो पाई होता है ये 180 होता है। यहाँ पर कोण के tan साइन के साथ पाई जब आता है तो 180 डिग्री इसका मान होता है। यहाँ पर ध्यान रखिए, तो यहाँ पर सब जगह पाई की जगह 180 रख देंगे पहले हम, तो आराम से अब आप देखिए इसको काटेंगे, 4 से यहाँ से काटेंगे तो कितना होगा, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 45 आ जाएगा। tan स्क्वायर 45 ये आ गया। यहाँ से देखिए 3 छक 18 और 0 60 आ गया, तो कॉस के साथ 60 आ गया, और प्लस ये जो साइन लिखा है साइन के साथ 6 3 18 30 आ जाएगा। ये देखिए मान बदल करके इस तरीके से आ गया। अब इनके मान आपको एक टेबल होती जो आपको याद होनी चाहिए या फिर इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसको बनाना मैं सरल विधि से आपको सिखा दूंगा कि कैसे आप ये मान ज्ञात करें। आप मुझे कमेंट में बताएं तो मैं आपको ये करवा दूंगा। फिलहाल मैं डायरेक्ट मान लिख रहा हूँ। tan 45 का मान 1 होता है और इस पे वर्ग है, घात 2 तो वर्ग कर दीजिए। cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। और sin 30 भी 1/2 होता है। तो 1 का वर्ग 1 ही होगा और ये 1/2 प्लस 1/2, 1/2 का मतलब आधा, आधा और आधा मिलके 1 हो जाएगा ना, ये दोनों मिलकर के 1 ही हो जाएगा। तो 1 और 1 बाद में 2, इसका उत्तर 2 आ जाएगा। भाई ये हाफ और हाफ, 1/2 का मतलब आधा, आधा और आधा 1 आएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का भी आंसर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मुझे आशा है आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे और ये आपके एग्जाम टाइम तक आपको बहुत ही फायदेमंद होगा, आपकी समस्याओं को दूर करेगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आप वीडियो को बस शेयर करते रहिए, शेयर करना मत भूलिए। वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 हो जाता है। देखिए सबसे पहले कोई भी भिन्न बनती है तो उसमें 2 चीजें होती, वो आप मान लेंगे ऐसे प्रश्नों में। माना अंश बराबर, अंश और हर ही तो होता है, तो अंश मान लिया हमने x है और उस भिन्न का हर जो है वो हमने y मान लिया। तो भिन्न अपने आप ही आप बना सकते हैं। अंश बटा भिन्न क्या होता है आप बताइए, अंश और हर ही तो होता है, अंश बटा हर होता है। अंश आपने x माना है, हर को y माना, मतलब आपकी भिन्न x बटा y। आपने इतना काम तो आप अपने मन से ऐसे प्रश्नों में कर लीजिए। ठीक है, जब भी कोई भिन्न वाला इस तरीके का प्रश्न हो उसका अंश और हर मानिए और भिन्न अपने आप बना लीजिए। ठीक है, अब इसमें कहा गया है यदि उसका मान, अगर हम क्या करें, यदि वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि अंश में 1 घटा दिया जाए, अंश में 1 घटा दे। तो आप देखिए पहली शर्त जो है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। जो पहली प्रथम शर्त है उसने कहा है कि इसके अंश से 1 घटा दे, अंश ये रहा x, इसमें से 1 घटा दे, बाकी सब वही ऐसे ही है, तो इसका मान 2/3 हो जाता है, यानी तो ये बराबर हो जाता है 2/3 के। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बहुत ही आराम से इसको सॉल्व कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 यानी ये इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा, x - 1 का 3 के साथ और y का 2 के साथ 2y। अब ये इसका जब गुणा होता है तो इसका तरीका क्या होता है, इसको इससे भी और इससे भी दोनों से गुणा करना पड़ता है। आपको मालूम 3 का x से होगा तो 3x - 3 × 3 बराबर 2y। ठीक, अब x और y एक तरफ लिखे जाते हैं, x y वाले को इधर, इधर प्लस में y वाला 2y है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, भाई इसको इस तरफ लाएंगे माइनस हो जाएगा, और इस संख्या को उधर पहुंचा दीजिए तो -3 है, उधर +3 हो जाएगा। ये आपका एक समीकरण बनके तैयार हो गया। दूसरी स्थिति में आप फिर से देखिए क्या कहा गया, और उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए। अब इस बार कहा गया है हर में, हर क्या है y, इसमें 4 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, ये 1/2 हो जाता है। देखिए यहाँ पर 1/2 हो जाता है। अब इसको भी वैसे ही ठीक सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, x का 2 से गुणा होगा तो 2x हो जाएगा बराबर, और y + 4 का 1 से होगा तो y + 4, 1 कम 1 से जिसका गुणा होता है वो तो वही रह जाता है। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए 2x और y को इधर ले आइए, -y बराबर इधर 4 बचा रह जाएगा, ये समीकरण 2 बन गया। 2 समीकरण आपके सामने जब आ गए तो इनको बस सरल करना आपको आना चाहिए, इनको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। बस सॉल्व करेंगे मान निकल आएगा। अब इनका सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि या तो x बराबर कर लीजिए या तो y बराबर होने चाहिए। यहाँ पर ना तो x बराबर दिख रहे हैं, यहाँ 3x है, यहाँ 2 ही x है, यहाँ 2y है, यहाँ 1 ही y है। तो आप ऐसी स्थिति में x और y बराबर करेंगे तभी होगा।
तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि यहां पर 2y है तो मैं इसमें भी 2 से गुणा कर दूं, लेकिन गुणा क्या होगा, पूरी इक्वेशन में, पूरे समीकरण में होता है, ध्यान रखिएगा। अब मैं इस वाले पूरे समीकरण में, ये जो समीकरण दिया है इस वाले पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर दूं। ये चीज आप लिखेंगे कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, फिर आप ऐसे करेंगे, ठीक। तो जब आप गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4x माइनस 2y बराबर 4 दूनी 8। देखिए इस 2 का सबसे गुणा कर दिया तो ये समीकरण बदल के ये ऐसा हो गया, है समीकरण 2 ही लेकिन अब ये इस रूप में हो गया। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 3। अब आप क्या करेंगे, ऐसे समीकरण को हल करने का तरीका होता है कि इन दोनों को आप ऐसे ऊपर नीचे के क्रम में लिख लीजिए। ये 4x है, ये माइनस का 2y है बराबर 8, ठीक। अब इसको आप क्या करें कि ये 2y कट जाए। आप सोचिए अगर जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो ही ये हटेगा। तो इन दोनों को क्या करेंगे, घटाने पर, इन दोनों समीकरणों को जो ये लिखे गए हैं इनको घटाने पर, घटाएंगे तो घटाने पर ध्यान रखिएगा तरीका क्या होता है, यहाँ के चिन्ह बदलते हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस का 4x था माइनस हो गया, ये देखिए माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का 8 लिखा है, प्लस लगा नहीं है लेकिन है तो प्लस का 8, तो आप यहाँ माइनस लगा लेंगे अपनी तरफ से। नीचे वालों के चिन्ह बदल जाते हैं अगर समीकरण को घटाया जाता है। अगर कभी समीकरण को जोड़ के आंसर निकालना हो तो कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं करते, ये मैं आगे आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर अब देखेंगे आप आराम से कि ये प्लस का 3 और ये माइनस का 4 हो चुका है, तो प्लस माइनस माइनस, 3x में से 4x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे। ये तो कट जाएगा, प्लस का 2y हो गया, ऊपर माइनस था ये कट ही जाएगा। ये बराबर में आपका इधर देखिए ये प्लस का 3, ये माइनस का 8, प्लस माइनस माइनस, लेकिन चूंकि 8 बड़ा है माइनस है तो ये माइनस का 5 बचेगा। प्लस माइनस माइनस होगा, 8 माइनस 3 माइनस का 5 बचेगा। इधर भी माइनस लगा, इधर भी माइनस, काट दीजिए तो x बराबर 5 निकल के आया। x अगर 5 आया है तो किसी भी समीकरण में इस x का मान रख दीजिए, y आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको इधर ये चीज करके दिखाता हूं। x का जो मान आया है, x का मान मैं समीकरण 1 में रख देता हूं। 1 में रखने पर अब देखिए समीकरण 1 आपका क्या बना था, ये देखिए यहां रख लेते हैं, 3x माइनस 2y बराबर 3। यहां पर x की जगह 5 आया है, यहां देखिए 3x है तो 3 गुणे x की जगह 5 रख दिया, माइनस 2y बराबर 3। इसी को आगे इधर देखिए 5 3 हो जाएगा 15 माइनस 2y बराबर 3, भाई 5 3 15 हो जाएगा। अब इस संख्या को उधर एक तरफ कर लीजिए, 15 इधर प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा, तो इधर देखिए यहाँ पर माइनस का 2y, ये माइनस का 2y बचेगा, 15 को उधर ले जाइए, प्लस 15 है तो उधर माइनस हो जाएगा, 3 के साथ माइनस हो जाएगा। अब देखिए क्या आया, इधर का आप ऐसे नोट करिए, माइनस 2y बराबर ये कितना बचेगा, 15 में से 3 जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 से 15 तो जाएगा नहीं, 15 से 3 12 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस का 12 बचेगा। अब इधर भी माइनस कट गया, ये 2 जो है इधर बटे में आ जाएगा, तो y बराबर 12/2 यानी कट के आ गया 6। भाई ये 2 इधर गुणे में उधर बटे में हो जाएगा, तो y आ गया 6। आपने देखा y का मान कितना निकला, 6 निकला। तो x का मान यहां से, अब यहां देखिए आपको भिन्न बताना था, ये भिन्न ही तो बताना था आपको, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। x का मान 5 आया है तो यहाँ x की जगह 5 रख दीजिए, y का मान 6 आया, 6 रख दीजिए, भिन्न का आंसर हो गया 5/6। इस प्रश्न का उत्तर हो गया 5/6। इसको आप ढंग से अभ्यास करिएगा, ठीक है। अभी कोशिश करिए आप, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है इनमें सब में से, तो आप उसको बिल्कुल ध्यान न दें। जितनी चीजें आपको अच्छे से आ रही समझ में, उनका अभ्यास आप खूब कर लें, क्योंकि जो चीजें आपको नहीं आ रही हैं वो मैं आपको ढंग से पढ़ा दूंगा, ठीक है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहां पर एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। वृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम भी है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², और वृत्त का क्षेत्रफल 154 दे रखा है, तो इस तरफ आप 154 रख दीजिए। भाई इधर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल लिखा है, यहाँ 154 रख देते हैं। इधर है πr², पाई का मान आपको मालूम है, यहाँ 22/7 रखा जाता है, और यहाँ पर 154 है, इधर नोट रखिए। 7 इधर बटे में, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, 7 बटे में है तो दूसरी तरफ इधर लाएंगे गुणे में हो जाएगा, और 22 गुणे में है तो इस तरफ बटे में हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे, ये चीज, जो चीज बटे में गुणे में आ गई, जो गुणे में है वो बटे में आ गई।
अब देखिए 22 से 154 कट जाएगा, आप 11 से काटिए पहले, आसान रहेगा। 11 दूना 22 और यहाँ 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 एकम 11, 15 में 4 बचा 44, तो 11 चौके 44, फिर 2 से इसको काटिए, 2 सत्ते 14। आप देख रहे हैं आर स्क्वायर बराबर 7 सत्ता 49, तो आर बराबर वर्ग उधर वर्गमूल हो जाएगा और 49 का वर्गमूल आप जानते हैं 7 आ जाएगा। त्रिज्या आर ही होती है और त्रिज्या ही बतानी थी, 7 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो गया। यही त्रिज्या आपको बताना था, ये उत्तर हो गया। ठीक है, तो मुझे आशा है ये प्रश्न भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए 2 प्रश्न और बचे हैं, 18 प्रश्न होते हैं, 16 हो गए हैं, 2 और प्रश्न कर लेते हैं, ये मॉडल पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, इसमें बोला गया एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो आपको अभी मैंने बताया था समचतुर्भुज यानी जिसको इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं, जिसकी चारों साइड बराबर होती है, थोड़ा सा तिरछा ऐसे बनता है। इसका पहला विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण ये है। इस विकर्ण को पहले अगर हम मान लीजिए पहले विकर्ण को D1 नाम कर दें और दूसरे विकर्ण को D2 कर दें। D का मतलब डायगोनल, डायगोनल का मतलब विकर्ण होता है, इसलिए मैंने D1 D2 लिख दिया। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो आप ध्यान रखें इस विकर्ण के हिसाब से जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक, इसका सूत्र बहुत आसान होता है। समचतुर्भुज यानी रोम्बस, इंग्लिश में समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे D1 गुणे D2। बस सूत्र अगर आपको याद है और समचतुर्भुज क्या है तो ये बहुत आसान प्रश्न है। 1/2 गुणे पहला विकर्ण 12 है, देखिए यहाँ पर, दूसरा विकर्ण 16 है। केवल यहाँ पर सूत्र याद होना चाहिए बस, और कोई दिक्कत नहीं। 2 8 16, मतलब मैंने 2 को 16 से काटा तो बचा 12 गुणे 8, 12 8 96, 96 और सब सेंटीमीटर में था, और ये क्षेत्रफल है इसलिए 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल को सेंटीमीटर की घात 2 में लिखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 मीटर व्यास 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने पर कितना धन व्यय होगा। ये प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में 2017-18 में कभी पूछा गया है। तो 3 मीटर व्यास और 14 मीटर गहरा कुआं, कुआं आप देखे हैं तो उसमें देखिए सिलेंडर के आकार का होता है, ऐसे ऐसे आकृति होती है, गोल वृत्त होता है कुएं में, और ये सिलेंडर यानी बेलन के जैसा हो दिखता है। तो अगर ये कुआं है, इसमें बोला गया है कि 3 मीटर इसका व्यास है, व्यास का मतलब ये पूरा पूरा 3 मीटर है। तो व्यास अगर 3 मीटर है, व्यास बराबर 3 मीटर, तो त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, आपको तो त्रिज्या चाहिए होती है, त्रिज्या 3/2 मीटर हो जाएगी। मैं 3/2 ही लिख रहा हूँ, 1.5 काट के नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं। ये जो त्रिज्या है किससे लिखते हैं, आर से। ठीक है, और 14 मीटर गहरा कुआं, देखिए इसका गहराई बोले या फिर इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई भी यही है या कुएं की गहराई भी यही होगी, यही तो एच ही इसकी गहराई और ऊंचाई दोनों होगा। इसका मतलब दोबारा में आप यहां जो देख रहे हैं, ये जो 14 मीटर गहरा है ये एच है, एच 14 मीटर ले लेंगे। एच मतलब हाइट यानी ऊंचाई, एच का मतलब ऊंचाई दे रखी, ऊंचाई, और इसी को यहां पर कहा गया है गहराई। ठीक है, तो ये आपको R मिल गया, H मिल गया। अब इस कुएं को की खुदाई की जाएगी, तो जब भी कुएं से खोद के मिट्टी निकाली जाएगी तो इसका मतलब इसमें जितनी मिट्टी भरी होगी वही तो बाहर निकालेंगे, और किसी चीज में जितनी चीज समा सकती है वो उसका क्या है, आयतन होता है। जैसे किसी बर्तन में जितना पानी आ सकता है वो उसका आयतन है, किसी कमरे में कितनी हवा भरी है ये इसका आयतन है। इसी प्रकार इस कुएं में जितनी मिट्टी थी जो बाहर निकाली जा रही वो उसका आयतन है। तो इसका मतलब आपको बस और कुछ नहीं, यहां पर आयतन ही निकालना है। आयतन बेलन, क्योंकि कुआं बेलनाकार है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई गुणे आर स्क्वायर एच, ऐसा होता है। तो आप देखिए पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे। आर स्क्वायर है, आर आपका 3/2 आया है और इस पर घात 2 है, तो आप 3/2 पर घात 2 ऐसे लिखेंगे, और एच आपका 14 मीटर था तो ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो 22/7 गुणे आर स्क्वायर है 2 बार, तो इसको स्क्वायर को 2 बार गुणे में ऐसे 3/2 लिख दीजिए, और ये 14 से देखिए इसको काटिए, 7 दूनी 14, इस 2 से इस 2 को काट दीजिए जो ऊपर बचा, और इस जो एक और 2 है इससे इसको 22 को काट दीजिए, 11 दूना 22, तो 11 गुणे 3 तिहाई 9। आपके सामने देखिए आया 11 गुणे 3 तिहाई 9, भाई 3 गुणे 3 ये भी है और 11, तो 9 यहां से कितना है 99। ठीक है, तो आपका आया 99 घन सेंटीमीटर। आयतन किसमें लिखा जाता है, घन सेंटीमीटर में, या घन सेंटीमीटर का है, या फिर इसको आप सेंटीमीटर पर घात 3 लगाएं, घात 3 को ही तो घन कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो आयतन आ गया, लेकिन इसमें कहा था 30 रुपया प्रति घन मीटर।
ठीक, यहाँ मीटर में था, सॉरी, तो घन सेंटीमीटर नहीं बल्कि आप क्या लिखेंगे, मीटर, और यहाँ भी क्या लिखेंगे, मीटर। ठीक है, बाकी सब कुछ तो मीटर में दिया था, कुछ बदलने की जरूरत नहीं थी। ये आपका 99 घन मीटर आ गया। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 99 घन मीटर आ चुका है, तो अब एक घन मीटर पर खर्चा कितना है, एक घन मीटर पर खर्चा है 30 रुपए का। तो आपका 99 घन मीटर आया है, तो 99 घन मीटर पर खर्चा कितना होगा, 99 इंटू 30, तो कितना होगा, 0 लग जाएगा, 3 9 27, 3 9 27 और 2 29, है ना, इसको गुणा कर लीजिए भाई, 0 3 9 27 के साथ, 3 9 27 2 29, इतना रुपया खर्चा लगेगा इस कुएं को खोदने में। ठीक, इतनी गहरे कुएं को खोदने में इतना रुपया, 2970 रुपया खर्चा लगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा ऐसा प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व करना था। ठीक है, आपने कुछ नहीं, इस व्यास को बदल के त्रिज्या बनाया बटे 2 करके, गहराई जो थी वही ऊंचाई h थी, आयतन आपको मालूम है कि इसमें से जो मिट्टी निकलेगी ये इसका आयतन होगा, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच किसी भी बेलन का, क्योंकि ये बेलनाकार है इसलिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आपने पाई की जगह 22/7 रखा, आर त्रिज्या देखिए यहाँ पर 3/2 था, यहाँ 3/2 रखा क्योंकि सूत्र में आर पर वर्ग है, इसलिए इस पर भी घात 2 लगा दिया और गुणे h, आगे बस सॉल्व कर देना, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को करना था। मुझे आशा है अब आपको ये मॉडल पेपर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप इसका अभ्यास करिए और आपकी परीक्षा तक आपको कई मॉडल पेपर दे दिए जाएंगे, जिससे कि सभी संभावित प्रश्नों का संकलन उन मॉडल पेपर में हो, और आगे चल के आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज दी जाएंगी। पूरा आपको हर एक चैप्टर का निचोड़ कराया जाएगा और अलग अलग इंडिविजुअल चैप्टर्स भी कराए जाएंगे। आप हमें कमेंट में बताते रहें अपनी आवश्यकताओं को, हम उसको पूरा करते रहेंगे। बस आप सब अपने फ्रेंड्स को जोड़िए लगातार, ताकि आपकी यूपी टेट की क्लासेस भी चल रही हैं कंटिन्यूअस, उनका भी लाभ उठाइए और हर तरह की क्लासेस का लाभ उठाइए। इंग्लिश की क्लासेस भी आपको मिल रही हैं। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।